केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक चरमपंथी संगठन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इसे समझने के पहले हमें इस्लाम के कुछ वो कॉन्सेप्ट समझने होंगे जो चरमपंथी इस्लाम को फैलाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं पीएफआई पर लगे हुए प्रतिबंध की, लेकिन उसके पहले हमें इस्लाम के वो कॉन्सेप्ट समझना होंगे जो चरमपंथी इस्लाम को फैलाने के लिए मदद करते हैं। उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गज़वाए हिंद का। गज़वाए हिंद स्पेशली भारत के लिए यूज़ किया जाता है। हदीस है, हदीस यानी कि वो किताबें जो प्रॉफिट मोहम्मद के देहांत के 300 साल बाद लिखी गई, उन्हें यकीनी तौर पर सच माना जाता है और कहा जाता है कि उसमें पैगंबर साहब के जीवन का चित्रण है। तो गज़वाए हिंद के बारे में हदीस यह है कि पैगंबर साहब ने फरमाया कि 2 लश्कर खुरासान से उठेंगे, एक हिंदुस्तान को फतह करने निकलेगा और हिंदुस्तान के बादशाह को जंजीरों में जकड़ कर लेकर आएगा। दूसरा लश्कर इजराइल पर जाकर कब्जा करेगा और फिर आकर ये दोनों लश्कर मिलेंगे। इसे ही गज़वाए हिंद कहा जाता है। और ये अभी शायद पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस पर इस्लामी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर गजनवी, गोरी और मुगलों तक जो आक्रमण किए गए वो गज़वाए हिंद ही थे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी बादशाह को जंजीरों में कैद करके लाया जा सके। और फिर पैगंबर साहब जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे थे उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन पीएफआई का मानना यह नहीं था। उसका कहना था कि 2047 वह तारीख तय की गई है जिसके तहत हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बना दिया जाएगा। इसलिए गज़वाए हिंद एक सपना था जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देख रहा था। दूसरा चरमपंथी इस्लाम का कॉन्सेप्ट है दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का। दारुल हर्ब यानी वो जगह जहां भी इस्लाम पूरी तरह से लागू नहीं है, जहां काफिर मौजूद हैं, बुत परस्ती मौजूद है। इसलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदला जाए। दारुल इस्लाम वो जगह जहां कोई बुत परस्ती नहीं, कोई काफिर नहीं, सिर्फ इस्लाम का शासन और इस्लाम का ही दीन है। जाहिर है हिंदुस्तान अभी दारुल हर्ब था पीएफआई की नज़र में, इसलिए उसे दारुल इस्लाम में बदलने के लिए जो भी संभव था वह किया जा रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसा ऑक्टोपस था जिसकी कई शाखाएं थी। स्टूडेंट विंग और दूसरी कई तरह की विंग उसके लिए काम कर रही थी। केंद्र सरकार लंबे समय से इसकी गतिविधियों पर गहरे से नजर रखे हुई थी और इसी नजर रखने के तहत इस पर कार्रवाई की गई जब पूरी तरह से सारे सबूत इसके पक्ष में, इसके खिलाफ जुटा लिए गए। तभी जाकर इस पर वह कार्रवाई की गई जो 5 साल के लिए इसे प्रतिबंध किया गया है। इसके पहले सिमी को प्रतिबंधित किया गया था। सिमी भी लगभग इसी तरह का संगठन था, लेकिन वह इतना खुखार नहीं था। बताया जाता है कि सिमी के सारे सदस्य अब पीएफआई में शामिल हो चुके हैं। पीएफआई उस समय चर्चा में आया जब 2010 में इसने केरल में एक प्रोफेसर का हाथ इसलिए काट दिया था कि उसने एक ऐसा पर्चा बनाया था जिसके प्रश्न से इस्लाम की बेइज्जती होती थी। ऐसा पीएफआई के सदस्यों का मानना था, इसलिए उस प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया। इसके अलावा इस फ्रंट पर अनेकों हत्या के केस, दर्जनों राइट्स के मुकदमे चल रहे हैं। इसकी एक विंग सुरक्षा के नाम पर, डिफेंस के नाम पर बम बनाने का, आईईडी लगाने का प्रशिक्षण भी दिया करती थी। और इसके फंड का तो कहना ही क्या, करोड़ों रुपए का फंड इसको कतर और दूसरी जगह से, सऊदी अरब से, खाड़ी देशों से आता था। इसका हेड ऑफिस भी दोहा में बनाया गया था, जहां से यह पैन इस्लाम यानी इस्लाम की दुनिया को पैगाम दिया करता था। पीएफआई का एक कॉन्सेप्ट यह था कि इख्वानुल मुसलमीन यानी कि इस्लामी ब्रदरहुड, जो कि मिस्र में स्थापित हुई एक संस्था थी, उसके कॉन्सेप्ट को हिंदुस्तान में लागू किया जाए। यह एक कट्टरपंथी संगठन है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का राज्य चाहता है, बगैर किसी राजनीतिक भौगोलिक सीमा के। इसलिए पीएफआई पर बैन करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसके प्राप्त हुए दस्तावेजों में मोदी की हत्या करने तक का प्लान शामिल था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पीएफआई का प्रतिबंध की घोषणा के साथ ही
अनेक लोग ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाए जाए। आखिर धर्मनिरपेक्षता कैसे जाहिर होगी? यहाँ तो यह आलम है कि किसी क्राइम के केस में या दंगे में अगर एक मुसलमान को पकड़ा जाता है तो उसके साथ बैलेंस करने के लिए एक हिंदू को पकड़ना भी जरूरी हो जाता है। लालू यादव ने फरमाया, जो खुद एक सजा याफ्ता मुजरिम रह चुके हैं, कि आरएसएस को बैन करना पीएफआई से बैन करने से पहले जरूरी था, तो आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस भी दबे छुपे शब्दों में यही कह रही है। कांग्रेस की मजबूरी समझी जा सकती है क्योंकि राहुल गांधी केरल में यात्रा कर रहे हैं और वो वायनाड से सांसद भी हैं, जहां पीएफआई का डंका बज रहा था। लेकिन आरएसएस को प्रतिबंध करने की जो लोग मांग कर रहे हैं वो ये भूल गए कि कई बार जब आरएसएस को प्रतिबंध किया गया तो कोर्ट ने ही उसका प्रतिबंध हटाया है। ऐसा 3 या 4 बार हो चुका है। लास्ट ये तब हुआ था जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तब तुरंत देश में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन वो कोर्ट में सबूतों के अभाव में टिक नहीं पाया। इसीलिए केंद्र सरकार ने जब तक पीएफआई के संबंध में ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर लिए तब तक उस पर वह कार्रवाई से बचती रही। हाल ही में कमलनाथ ने कहा है कि अभी अगर पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न थी तो अभी तक आपने उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? इसीलिए नहीं लगाया था कि उसके पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक लंबा अभियान चलाया था जिसमें अनेक एजेंसियां शामिल थी, और जब इतने पर्याप्त सबूत केंद्र सरकार के पास आ गए तब उसने इसको प्रतिबंधित करने का कदम उठाया ताकि वह कोर्ट में भी टिक सके, अन्यथा कोर्ट में जाकर वह फेल हो जाता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के लिए चौकन्ना रहना होगा कि पीएफआई किसी दूसरे रूप में फिर से पैदा न हो जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि सिमी के ही सदस्य पीएफआई में मौजूद हैं, तो भविष्य में जल्द ही हम एक ऐसा संगठन भी देख सकते हैं जो पीएफआई की ही तर्ज पे काम करता हुआ नजर आए। लेकिन अब की बार सरकार को इसको इतना पनपने का मौका देना नहीं चाहिए, तभी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना सार्थक होगा। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।